गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डार्विन की थ्योरी जो पिछले 2 लेक्चर से पढ़ रहे हैं उसी का एक अगला भाग कंटिन्यू करेंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी ऑफ डार्विनिज्म, यानी कि डार्विन के सिद्धांत के की जो आलोचनाएं हुई, कौन कौन से उसके आलोचक थे और क्या मुख्य वो बिंदु थे जिनकी आलोचना हुई उनके सिद्धांत में, हम उसकी चर्चा करेंगे। सो जाहिर सी बात है कि जब थ्योरी आई उस समय बहुत सारी चीजें डार्विन ने जो कही थी वो दैट वाज अनएक्सप्लेन्ड, क्योंकि उस समय हमारे बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स का जो ज्ञान था बहुत सीमित था, लिमिटेड था। 1859 की बात है। तो क्या क्या मुख्य बिंदु जो आलोचना के थे उसको हम एक बार देख लेते हैं। उससे ये होगा कि ये वो आलोचना के बिंदु थे जिसकी वजह से कि जो डार्विन के जो समर्थक थे उन्होंने फिर इसको थोड़ा सा परिमार्जित करने का प्रयास किया, उन सिद्धांतों को, उसके सिद्धांत को थोड़ा सा बेहतर करने का और उसको इस स्वरूप में लाने का प्रयास किया जिसकी वजह से कि ये चीजें एक्सप्लेन हो सकें। ठीक है, तो नियो डार्विनिज्म आया उससे पहले हमें वो चीजें जाननी आवश्यक है कि जिनकी वजह से कि इनके सिद्धांतों की आलोचना हुई। सो क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विन, ये मैंने जो बीरवाला रस्तोगी वाली किताब है उसका सिर्फ फोटो खींच के दे दिया, क्योंकि सारे पॉइंट्स टाइप करो इससे अच्छा है कि वो किताब से ही देख लिया मैंने। तो क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विन ऑन और ऑब्जेक्शन टू डार्विन थ्योरी, जो आक्षेप थे डार्विन के सिद्धांत, जो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत था, वो क्या थे हम देखते हैं कि द थ्योरी वाज सो रीजनेबल, मतलब ये सिद्धांत इतना लॉजिकल था, तर्कसंगत था, और इतना चूंकि पूरी किताब लिख दी थी तो वेल डॉक्यूमेंटेड भी था, सारी चीजें लिखी हुई थी। ज्यादातर जो बायोलॉजिस्ट थे, ज्यादातर जो प्रकृति विज्ञानी थे या जीव विज्ञानी थे, इन्होंने इस सिद्धांत को मान लिया, एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। लेकिन कुछ क्लैरिगी में, मतलब जो चर्च था ना, जो चर्च ये मानता रहो कि मनुष्य का जो निर्माण प्रभु जीसस ने किया है, या चाहे हिंदू मान्यता देखें, मुस्लिम मान्यता देखें, कहीं भी जो धार्मिक मान्यता है वो कभी ये बात को नहीं मानेगी कि जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन उस स्वरूप में हुआ था जैसे डार्विन ने उसे परिभाषित करने की कोशिश की थी। क्योंकि जो धर्म ग्रंथ हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, वो जीवन के विकास के बारे में या जैव विकास के बारे में या मनुष्यों का अवतरण कैसे हुआ इस धरती पर, पृथ्वी पर मनुष्य कैसे आए, इसके बारे में उनकी अवधारणाएं अलग है। तो जब विभिन्न अवधारणा आई तो जाहिर सी बात है कि उसका आक्षेप होना था, उसकी आलोचना होनी थी। इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट भी थे, जैसे सर रिचर्ड ओवन थे या एडम सेजविक। सेजविक इज अ वेरी रेस्पेक्टेबल नेम इन द फील्ड ऑफ ज़ूलॉजी, क्योंकि हम जितने भी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट एनिमल का, तो उस पूरे एनिमल किंगडम का एक सर्वे है। इनकी किताब, सेजविक की किताब, बड़ी एक क्लासिकल बुक मानी जाती है। तो सेजविक भी इसके आलोचक थे। उन्होंने क्या कहा कि डार्विन्स थ्योरी स्ट्रेसेस अपॉन द स्मॉल फ्लक्चुएटिंग वेरिएशन। डार्विन का सिद्धांत इस बात जो सामान्य रूप से फ्लक्चुएट करने वाले वेरिएशन है, ऐसी भिन्नताएं जो बदलती रहती हैं, परिवर्तनशील भिन्नताओं पर बहुत ज्यादा इनका स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा उन पर बल दिया गया है। और इसमें से जितने भी परिवर्तनशील भिन्नताएं होती हैं, टू लार्ज एक्सटेंट दे आर नॉन हेरिटेबल। बहुत हद तक वो जो परिवर्तनशील भिन्नताएं हैं उनकी वंशानुगति नहीं होती, मतलब उनका एक से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण नहीं होता। मतलब ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस हैं, देयर आर सो मेनी वेरिएशंस, बहुत सारे ऐसे वेरिएशंस हैं जो बहुत हद तक वंशानुगति द्वारा एक से पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते, इसलिए उनका कोई पार्ट इवोल्यूशन में होना नहीं चाहिए।
लेकिन डार्विन ने उन वेरिएशंस पर बहुत जोर दिया। दूसरा कि जैसे लेमार्क का सिद्धांत था, उसमें उन्होंने यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन की बात कही थी कि किसी भी अंग का कितना प्रयोग किया जाता है या प्रयोग नहीं किया जाता है, उसके हिसाब से इवोल्यूशन की दिशा तय होती है। लेकिन डार्विन के सिद्धांत में ऐसा था नहीं कुछ। अब एक बात तो सही है कि जो ऑर्गन यूज होगा ज्यादा, उसका इवोल्यूशन बेहतर होना चाहिए। जैसे जो मांसाहारी प्राणी हैं, वो अगर अपने नाखून का उपयोग करते हैं, कैनाइन का यूज करते हैं, तभी तो वो मांसाहार कर पाते हैं ना। जबकि कुछ दांत उसके जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जैसे अब जो 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 शाकाहारी प्राणी है, घास फूस वाले प्राणी है, तो उसमें आप देखोगे कि चूंकि उनको मांस कतरने जैसी क्रिया करने की आवश्यकता नहीं पड़ती अपने भोजन के दौरान, तो इसलिए उनके कैनाइन अक्सर एब्सेंट होते हैं। कैटल्स में आप देखेंगे तो किसी ऑर्गन का यूज हुआ या डिसयूज हुआ। अब लेमार्क ने जो जिस रूप में कहा था, वो बाद में उसको डिस्कार्ड कर दिया लोगों ने कि जो अक्सर ये जो यूज और डिसयूज से जो कोई ऑर्गन बनता है या कोई एक विधा परिष्कृत होती है, वो अक्सर उसकी वंशानुगति नहीं होती। ठीक है, तो इस पर लेकिन डार्विन ने कुछ नहीं कहा। दूसरा कि जो अवशेषी अंग हैं, जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, उनकी उपस्थिति पर भी डार्विन ने कुछ नहीं कहा। दूसरी बात कि उन्होंने देखा कि वेरिएशन है और वेरिएशन की वंशानुगति होती है, लेकिन आज हमें यह पता है कि ज्यादातर वेरिएशन जो होते हैं उनकी वंशानुगति नहीं होती, जैसे मैंने पहले पॉइंट में आपको कहा था। So the Darwin was not aware of the difference between the somatic and germinal variation। मैंने आपको कहा ना था ना बहुत पहले ही कि जो कायिक कोशिकाओं में होने वाला जो परिवर्तन है, उसका स्थानांतरण एक से दूसरी पीढ़ी नहीं होगा, उसकी वंशानुगति नहीं होगी। वंशानुगति किसकी होगी? जो सिर्फ जनन कोशिकाओं में या जो जर्मिनल सेल लाइन है, जो हमारे गोनैड्स हैं, जो कोशिकाएं जो क्या कहते हैं, जो गैमिट्स बनाती हैं, स्पर्म और ओवा बनाती हैं, तो उन अंगों में, उन कोशिकाओं में अगर कोई ऐसी भिन्नता हो तो उसका स्थानांतरण होता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण में बताया था कि अगर किसी का हाथ टूट जाए तो उसकी संतान लूली नहीं होगी, है ना। तो इस प्रकार से कायिक भिन्नताएं और जो जनिक भिन्नताएं, ये दोनों एक नहीं है, दोनों अलग हैं। लेकिन डार्विन ने इसको डिफरेंशिएट नहीं किया, उसको विभेदित नहीं किया। दूसरी बात की मेनी ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द स्पीसीज आर नॉट एडेप्टिव वैल्यू। बहुत सारे ऐसे स्पीसीज में, प्रजातियों के बीच में अंतर होते हैं जिनका कोई एडेप्टिव वैल्यू नहीं होता, है ना। जैसे मान लीजिए किसी का रंग गोरा है, कोई उतना गोरा नहीं है, या किसी की नाक ऊंची है, किसी की जो चीन है ये उभरी हुई है, तो अक्सर इसका कोई एडेप्टिव वैल्यू होता नहीं है। दीज आर द सिंपल इंसिडेंटल इफेक्ट ऑफ जीन। ये जीन्स के कुछ तात्कालिक प्रभाव होते हैं, उसकी वजह से होता है। तो जो ऐसी भिन्नताएं जिनका कोई एडेप्टिव वैल्यू नहीं है, जिनका कोई अनुकूलन नहीं है, वो किस प्रकार से संरक्षित होती हैं, संग्रहित होती हैं और किस प्रकार से उसकी वंशानुगति होती है, इस सवाल पर भी डार्विन ने कुछ नहीं कहा था। ठीक है, उसी प्रकार से ये देखिए कि जो इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो वंशानुगति जिन लक्षणों का होता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी डाइल्यूट क्यों नहीं होते। जैसे अब उन्होंने आर्टिफिशियल सिलेक्शन की बात की थी ना, तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या होता है कि अगर धान या गेहूं का कोई ब्रीड आप निकालते हो, उसको आप लगातार उसकी खेती नहीं कर सकते, क्योंकि जिन लक्षणों की को ध्यान में रखते हो उसको आपने लगाया, वो लक्षण धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। ऐसा प्रकृति में भी तो होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो एक प्रमुख जो आलोचना थी, क्योंकि मैंने आपको कहा कि उस समय मेंडल का सिद्धांत नहीं आया था, तो किस प्रकार से वेरिएशन आते हैं ये पता नहीं था। तो ये जो सबसे प्रमुख आलोचना थी, किसी ने कहा कि डार्विन एक्सप्लेन्स अबाउट द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बट नॉट द अराइवल ऑफ फिटेस्ट।
कि डार्विन जो होते हैं सबसे जो फिट हैं उनके उत्तरजीविता की, उनके जीवित रहने की बात करते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि ये फिटेस्ट आए कहां से। फिटेस्ट ऑब्वियस सी बात है कि डार्विन ने कहा वेरिएशन की वजह से आते हैं, लेकिन ये वेरिएशन कहां से आए, दैट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड इन द थ्योरी ऑफ डार्विन। तो डार्विन टॉक्स अबाउट द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बट नॉट द अराइवल ऑफ फिटेस्ट। एक थी ये, अपने एग्जाम में अगर ये डार्विन का आलोचना लिखने आ जाए तो ये जरूर लिखना। और मैं आपको पहले क्वेश्चन कर दूं, डायरेक्ट डार्विन का सिद्धांत में 4 क्लासेस में पढ़ा रहा हूं सपोज, तो हर चीज आपको नहीं लिखनी एग्जाम में, आपको एग्जाम में उतना ही लिखना है जितना पूछा जाए। अगर सिद्धांत कहा जाए तो इससे पहले वाला जो लेक्चर हमने बताया 4 पॉइंट्स या 6 पॉइंट हमने बताया, तो वही लिखना है। सबसे पहले वाले लेक्चर में क्या क्या चीजें उन्होंने देखी थी, जिसके आधार पर परिकल्पना बनाई थी, वो नहीं लिखना। अगर आलोचना लिखनी हो तो आप सिद्धांत नहीं लिखेंगे, बाकी चीजें नहीं लिखेंगे, सिर्फ आलोचना लिखेंगे। जब नियो डार्विनिज्म ना हो तो आप डार्विन के बाकी सिद्धांत की, पुराने सिद्धांत की, या जो पहले 3 लेक्चर मैंने पढ़ा रहा हूं, या इससे पहले जो 2 लेक्चर पढ़ाए हैं, वो आपको नहीं लिखना। आपको देखना है कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आंसर उसी का करना है। क्वेश्चन अलग अलग तरह से फ्रेम होते हैं, ऐसा नहीं कि बस आप उठाओ लिखना शुरू कर दो। तो इससे ये होगा कि एग्जामिनर को एक तो ये लगेगा कि आपको समझ आती नहीं कोई बात, पूछा क्या जा रहा है, आप जवाब क्या दे रहे हो। दूसरी बात कि आप एक सवाल आपका इतना टाइम खा जाएगा कि आपको दूसरे सवाल आप आंसर नहीं कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में हो तो इस बात को आप ध्यान रखें कि आप एक एक शब्द पढ़ें, समझें, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, पूछा क्या जा रहा है, आंसर उसी को करना है, इससे फालतू की एक बात नहीं लिखनी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो डार्विन की आलोचना का था वो क्या था कि नेचुरल सेक्शन डज नॉट अकाउंट फॉर बिगिनिंग ऑफ ऑर्गन। जैसे मान लीजिए कि अब ठीक है कि कोई भी जो एग्जिस्टिंग ऑर्गन है उसकी वजह से तो चलिए वो ठीक है, वो अगर बेहतर सर्वाइबिलिटी है तो वो ऑर्गन जो है धीरे धीरे विकसित हो जाएगा। लेकिन जो नए ऑर्गन आते हैं उनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे ये तो सीधी सी बात है, जब कोई वर्टिब्रेट बना होगा, जिससे मान लो मछलियां बनी होंगी, तो गिल आया होगा, या मेंढक में कुछ एक्सटर्नल गिल होता है, तो जो गिल आ जाते हैं या सूंघने के लिए नया ऑर्गन आ जाते हैं, आंखें परिपक्व, तो नए ऑर्गन जो बनते हैं उसके बारे में डार्विन ने कुछ नहीं कहा। दूसरी बात कि किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के स्पेशलाइजेशन की बात नहीं करता ये कभी। जैसे कि मान लीजिए अगर हम आंखें देखें तो एक, या मस्तिष्क देखें तो मस्तिष्क जैसी संरचना इनवर्टिब्रेट में भी होती है, जिसको हम जो क्या कहते हैं उसको सेरेब्रल लोब जैसी संरचना वहां होती है ना, सेरेब्रल कमीसिया इसको बोलते हैं। बाद में मछली में है, मेंढक में है, रेप्टाइल। तो होता क्या है कि जैसे जैसे आप मैमल की तरफ बढ़ते हैं उसमें क्या देखते हो कि जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ज्यादा स्पेशलाइज हो जाता है, क्योंकि जो मनुष्य है वो उसमें ज्यादा, उसको स्मृति चाहिए, उसको थिंकिंग की क्षमता चाहिए, डिसीजन लेने की क्षमता चाहिए, बौद्धिक क्षमता ज्यादा चाहिए। उसको एक सर्कस के मतलब बंदर की तरह उछल कूद नहीं करे, लेकिन उसको सोचने समझने की क्षमता चाहिए उसको। इसलिए क्या होता है कि जो एक सिंपल स्ट्रक्चर, आंखें आप देखिए, आंखें अगर आप मछली से लेकर के मैमल तक देखेंगे तो आपको आंखों में वेरिएशन आएगा। पर्टिकुलरली वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट की आंखें देखिए तो जमीन आसमान का अंतर आएगा। तो कहने का मतलब कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गन है शरीर का, उसका ओवर स्पेशलाइजेशन जो होता है उसको डार्विन एक्सप्लेन नहीं करते, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे कुछ चीजें समय के साथ विलुप्त हो जाती हैं उसको एक्सप्लेन नहीं करता। जैसे जेफरसन मैमथ एक हाथी हुआ करता था, शायद मैंने आपको बताया था, साइबेरिया की तरफ, उसके हाथ जो दांत होते थे उल्टी दिशा में ओरिएंटेड होते थे। या किसी का जैसे आयरिश डियर है तो उसके जो सींग है वो खत्म कैसे हो गए ये नहीं बताता। उसी प्रकार से वो ये नहीं बताता कि किसी भी जानवर का जो इंस्टिंक्ट है, जैसे कोई जानवर है अगर वो मान लीजिए शिकार है तो उसका इंस्टिंक्ट ये बताता है कि आसपास उसका परभक्षी उपलब्ध है, या कोई अगर परभक्षी है तो उसको ये सेंस करना पड़ता है कि इस जगह पर उसके शिकार हैं या नहीं है। तो कैसे कोई भागेगा या कोई पीछा करेगा शिकार का, या किसी बदलती हुई परिस्थिति में कैसे व्यवहार करेगा, है ना, खतरे की स्थिति में कैसे व्यवहार करेगा। अगर मान लीजिए कोई जानवर बिल में रह रहा है, वहां अचानक से पानी भर गया तो क्या करेगा। तो कुछ ऐसे इंस्टिंक्ट होते हैं, जैसे आंतरिक वो जो इंस्टिंक्ट होते हैं वो किस प्रकार से वो विकसित होते हैं, कैसे उसको एक्वायर किया जाता है, किस प्रकार से मॉडिफाई किया जाता है,
ये सारी चीजें नेचुरल सिलेक्शन के थ्योरी से साबित नहीं होती। दूसरी बात की बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो एक कोऑर्डिनेटेड सेट ऑफ स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो स्पेशलाइजेशन है वही कहानी है कि स्पेशलाइजेशन कैसे हो गई। जैसे कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर जैसे क्या है कि आंखें देखती हैं या कोई भी चीज आप देखते हो, जैसे मान लो कोई तबला बजा रहा है, तो तबला बजा रहा है तो वो क्या है कि जो गायक को सुन भी रहा है और उसी के हिसाब से उसकी जो वो सुन रहा है और सुनने के साथ साथ उसके हाथ की उंगलियां काम करती है। जो कोऑर्डिनेटेड सेट है, जो ईयर है और इसका ये है, जैसे कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहा है तो वो देख रहा है बॉल को किस स्पीड में आ रही है, किस दिशा में आ रही है, किधर स्विंग हो रही है, उसके हिसाब से उसका बॉडी मूवमेंट, हाथ का मूवमेंट, पैर का मूवमेंट, ये जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है ये कैसे विकसित होता है ये नहीं बताता कोई। उसी प्रकार से जैसे मछलियां हैं तो उसमें आप इलेक्ट्रिक ऑर्गन देखते हो, कलीमा बटरफ्लाई है तो उसमें उसके जो पंख होते हैं उसके बैकग्राउंड उसको छुपने में मदद करते हैं, मिमिक्री करते हैं। ये सारी चीजें जो है ये डार्विन की थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं हुए। डार्विन ने आर्टिफिशियल सिलेक्शन की बात की, लेकिन ये जो भी आर्टिफिशियल, ये तो पहले ही हम आपको बता चुके, जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन से जो भी पोल्ट्री या जो पौधों की वैरायटी विकसित की जाती है वो लक्षण उसमें परमानेंट नहीं रहते। तो फिर आर्टिफिशियल सिलेक्शन में अगर परमानेंट नहीं रहते तो नेचुरल सिलेक्शन में वो परमानेंट क्यों हो जाते हैं, ये नहीं बताया। उसके बाद जो एक्वेटिक एनिमल से टेरेस्ट्रियल एनिमल कैसे फॉर्म हुए, क्योंकि जो एक्वेटिक एनिमल था तो वही स्पेशलाइज करते रहते, वही विकसित होते रहते। अब लाइफ को जल से निकल करके धरती पर आने की, स्थल पर आने की क्या आवश्यकता थी, कौन सी परिस्थितियां थी, कैसे ये एक्सप्लेन हुआ, ये डार्विन की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। और उसके बाद क्या हुआ कि एक और थ्योरी आई थी, हालांकि उसका जिक्र यहाँ जरूरी नहीं है, एक है थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन। मैं एक लेक्चर और इसके बाद आपको पढ़ाऊंगा जिसमें मैं ये बताऊं कि डार्विन के विकासवाद के अलावा जो थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन के अलावा दो थ्योरीज और दी थी उन्होंने, 3 थ्योरी बेसिकली, और वो थ्योरीज क्या थी हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तो हम बता दें कि उसकी भी आलोचना हुई थी, लेकिन बेसिकली जो मुख्य आलोचना ये थी कि डार्विन ने वेरिएशन की बात की थी, लेकिन वेरिएशन कहाँ से आता है वो एक्सप्लेन नहीं किया था। फिर जो सिलेक्शन का प्रोसेस भी इतना सिंपल नहीं होता, तो सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे काम करता है, सिलेक्शन के बाद एक आइसोलेशन की क्रिया होती है वो कैसे होती है, ये सारी चीजें उसने एक्सप्लेन नहीं की थी। जो बाद में जो नियो डार्विन का सिद्धांत आया उसमें साबित किया गया, क्योंकि डार्विन के बहुत सारे समर्थक भी थे, जो अल्फ्रेड रसल बेलेस खुद थे, थॉमस हक्सले जूलियन थे, जूलियन हक्सले थे, थॉमस हक्सले थे, अर्नेस्ट हिकल थे, अगस्ट विजमैन थे जिन्होंने जर्म प्लाज्म थ्योरी दी थी, जेवियस हार्लन थे, स्वेल राइट थे, एच.जे. मूलर थे, डॉब जॉन्स्की थे, हर्बर्ट स्पेंसर थे, मेंडल थे, बहुत सारे समर्थक थे। और खास तौर से जब मेंडल का सिद्धांत आया तो उसको एक्सप्लेन करने में बहुत आसानी हुई, तो उसके बाद जो सिद्धांत दिया गया दैट वाज नियो डार्विनिज्म और मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।